कभी आपने सोचा है क्या कि इजराइल एक देश है लेकिन फिलिस्तीन एक देश क्यों नहीं है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दे दी है। बावजूद इसके यूएन में मतलब यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन को एक देश नहीं माना जाएगा। ऐसे में यहाँ एक सवाल यह है कि मॉडर्न टाइम्स यानी आज के दौर में देश क्या होता है, देश कैसे बनता है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन के मामले में इंडिया भी 2 स्टेट सॉल्यूशन में बिलीव करता है। मतलब भारत का मानना है कि फिलिस्तीन को भी एक देश होना चाहिए, अपने आप में ये एक स्टेट होना चाहिए। ऐसे में आइए इस स्टोरी में पता करते हैं कि आखिर ये देश एग्जिस्टेंस में आता है तो कैसे आता है। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दुनिया भर में आपको ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें एक देश की आबादी उससे अलग होकर नया देश बनाना चाहती है। जैसे कनाडा का अगर एग्जाम्पल लें तो क्यूबेक एक एग्जाम्पल है जो कनाडा से अलग होना चाहता था। वैसे इंग्लैंड के मामले में आयरलैंड उनसे अलग होना चाहता है, वहीं चाइना के मामले में ताइवान का एग्जाम्पल है और ऐसे कई और एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो पुराने हैं, नए हैं। हालांकि अगर रेफरेंडम के बाद ऐसा बंटवारा हो जाता है तो एक देश बनने के लिए जो आबादी अलग हुई है या जो हिस्सा अलग हुआ है, ऐसी 4 ज़रूरतें होती हैं जिनको मिलाकर वो एक देश बना सकते हैं। हालांकि ये 4 पैमाने किसी ऑफिशियल इंटरनेशनल रूल का हिस्सा नहीं है, किसी ऑफिशियल इंटरनेशनल रूल से नहीं निकले। तो ये जो 4 पैमाने हैं वो 1993 में उरुग्वे में हुए मॉन्टेविडियो कन्वेंशन से निकले हैं। इसके मुताबिक एक देश को बनाने के लिए एक परमानेंट पॉपुलेशन यानी एक स्थायी आबादी की दरकार होगी। ऐसी एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए कि ये देश की जो बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ तक है। एक सरकार होनी चाहिए और दुनिया के दूसरे देशों के साथ रिश्ते बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। 4 कंडीशंस निकल के आए थे उससे। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे कि इस बात का सबूत होना चाहिए कि ज़्यादातर लोग अपने मन से, ज़्यादातर लोगों ने आज़ादी को चुना है और देश में जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी, उनके लिए कंडक्टिव एटमॉस्फेयर है, अच्छी परिस्थितियाँ हैं। हालांकि ये जो तमाम कंडीशंस हैं वो तब लागू होते हैं जब एक देश के 2 हिस्से हो रहे हों या एक आबादी किसी और आबादी से अलग हो रही हो या किसी फॉरेन रूल से किसी देश को आज़ादी मिल रही हो। ये तो किसी देश के एग्जिस्टेंस में आने जैसा हो गया। अब बात करते हैं कि किसी देश को यूएन एक देश के तौर पे कैसे मान्यता देता है। इसके पहले आपको जानने लायक एक अपडेट देता हूँ। वो अपडेट यह है कि 1945 में एक तरफ जहाँ यूएन से मान्यता प्राप्त देशों की संख्या 54 थी, वहीं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 5 दिसंबर 2023 तक जो टोटल कंट्रीज हैं यूएन के मेंबर्स, उनकी संख्या 193 हो गई है। अब बात करते हैं इसकी कि यूएन से किसी देश को कैसे मान्यता मिलती है। बेस्ट पार्ट ये है कि यूएन किसी देश को मान्यता दे ही नहीं सकता क्योंकि वो एक देश नहीं है। किसी नए देश को मान्यता देने या नहीं देने की ताकत पहले से मौजूद देशों और उनकी सरकारों के पास होती है। अगर ताज़ा मामले में फिलिस्तीन का एग्जाम्पल लें तो जिन 3 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है वो सीधे तौर पर फिलिस्तीन से डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो इसके लिए तैयार हैं। मान्यता देने से लेकर डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने तक का काम यूएन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि न तो यूएन एक देश है और नहीं तो ये एक सरकार है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि यूएन करता क्या है, क्या कर सकता है? इसका जवाब ये है कि कई इंडिपेंडेंट देशों का हिस्सा यूएन किसी नए देश को अपनी मेंबरशिप दे सकता है या नई सरकार के प्रतिनिधियों की योग्यताओं को स्वीकार कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, तो मतलब के साथ साथ आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं। देश बनने के लिए सबसे पहले यूएन के सेक्रेटरी जनरल को एक एप्लीकेशन देना होता है। इसके अलावा एक चिट्ठी भी देनी होती है जिसमें ये बताना होता है कि नया देश यूएन के चार्टर्स का, चिट्ठी में बताना होता है कि नया देश यूएन के चार्टर्स का पालन करेगा। फिर ये फॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं, इनमें से कम 9 का वोट अगर इस फॉर्म पे पड़ता है फेवर में, जो नया देश बनने वाला फॉर्म है, तो प्रोसेस आगे बढ़ता है। बट यहाँ पे एक पेच है। पेच ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। अगर इन 5 देशों में से कोई भी एक वीटो कर देता है तो जो नया देश बनने की चाह रखता है, जिसने एप्लीकेशन सबमिट किया है यूएन के पास, उसके सपनों पे पानी फिर जाएगा। जैसे फिलिस्तीन एग्जिस्टेंस में इसीलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि अमेरिका इसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करता है। वीटो का मतलब एक वोट होता है। ये वोट इस तरीके से काम करता है कि अगर कोई मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के पास गया है, 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वोटिंग के लिए,
तो 5 में से पांचों की अगर उस मामले पर सहमति नहीं है और अगर कोई एक देश भी वीटो यानी नेगेटिव वोट कर देता है तो बाकी के 4 वोटों का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिलिस्तीन के खिलाफ अमेरिका लगातार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत हमेशा से ही फिलिस्तीन को एक देश बनाने के फेवर में रहा है। भारत 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करता है। फिलिस्तीन जैसे देश का मामला अपवाद हो गया। हालांकि आमतौर पर जब यूएन किसी देश को अपना हिस्सा बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है तो इसे जनरल असेंबली के पास भेजा जाता है। यूएन का हिस्सा बनने के लिए नए देश को कम से कम 2/3 वोटों की दरकार होती है। यूएन की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक जिस दिन मेंबरशिप के दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उस दिन से मेंबरशिप भी इफेक्टिव हो जाती है। इससे जुड़े आगे के जो भी फैसले होते हैं उन्हें यूएन हर सेशन में तय करता है। अलग अलग चीज़ों को तय करने के लिए मेजॉरिटी वोट के सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये ओवरऑल आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इसको 5 पॉइंट्स में सिंप्लीफाई कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो किसी देश को आज़ादी की घोषणा करनी होगी या ये बताना होगा कि वो एक अलग देश है। जैसे फिलिस्तीन कहता है कि वो एक अलग देश है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको यूएन का हिस्सा बनने के लिए यूएन में एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में इसके बाद ये पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास भेजा जाएगा एप्लीकेशन। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी परमानेंट मेंबर ने इसको वीटो नहीं किया तो पॉइंट 4 स्टेप 4 में ये यूएन के जनरल असेंबली के पास भेज दिया जाएगा। जनरल असेंबली में इस पर वोटिंग होगी। 2/3 वोट मिलने के बाद नए देश को फॉर्मली ये बात माननी होगी कि वो यूएन के चार्टर्स का पालन करेगा और फाइनली देश यूएन का मेंबर बन जाता है। जाते जाते एक आखिरी बार आपको बता दें कि फिलिस्तीन का मामला सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के वीटो की वजह से फंस रहा है। हालांकि आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे जैसे 3 अहम यूरोपियन देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पे मान्यता देने का जो फैसला किया है, उसके बाद यूरोप में जो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पावरफुल देश हैं जो यूएन के परमानेंट मेंबर्स भी हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में जो एनालिसिस निकल कर आ रही है उसके हिसाब से उनके ऊपर भी भारी दबाव पड़ेगा। अच्छा, इतना ही नहीं है, इंडिया पहले से 2 स्टेट सॉल्यूशन की थ्योरी को सपोर्ट करता है। मतलब इंडिया इस बात को सपोर्ट करता है कि फिलिस्तीन एक देश होना चाहिए। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जो आतंकी हमला किया था उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने 35,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। इसकी वजह से अमेरिका के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में इजराइल और वहाँ के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को डिफेंड करना, उनकी सरकार को डिफेंड करना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऊपर से 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को जो मान्यता देने का फैसला किया है उसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए फिलिस्तीन के स्टेटहुड को दबाए रखना, फिलिस्तीन को स्टेटहुड से दूर रखना बहुत डिफिकल्ट होता चला जाएगा। देखने वाली बात होगी कि ये फिलिस्तीन के साथ ऐसा कब तक कर पाते हैं, उसे एक देश बनने से कब तक रोक पाते हैं। फिलहाल इस एक्सप्लेनर को यहीं पे रोकते हैं। ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।